जय हिंद। राष्ट्रपति की शक्तियां हमने देखी थी, जिसमें हमने उसकी विधायी पावर्स, राजनीतिक पावर्स, डिप्लोमेटिक पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स, इमरजेंसी पावर्स और मिलिट्री पावर्स हमने देखी थी। इतनी सारी पावर्स देखी थी तो हमें ये तो पता चला कि हाँ पावर्स तो है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास पावर्स तो है। बट हमने एक चीज देखा कि मोस्टली पावर्स ऐसी जिसका वो उपयोग स्वविवेक से नहीं कर सकता। स्वविवेक से मतलब अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। उसको उन पावर्स का उपयोग करने के लिए मंत्रिपरिषद की अनुमति या लिखित सिफारिश अनिवार्य। इतना तो आप समझने लगे हैं कि हमारे देश का एक प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है, उसकी योग्यता क्या होती है, वो कितने समय काल के लिए चुना जाता है और उसे चुना किस प्रकार से जाता है, और जब वो चुन लिया जाता है तो उसको कौन कौन सी पावर दी जाती है, उसे क्यों संवैधानिक प्रमुख कहते हैं, उसे क्यों भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं, उसे क्यों कमांडर इन चीफ कहा जाता है तीनों सेनाओं का। ये सारी चीजें क्लियर है। अब इसमें हमने एक पावर और देखी थी राष्ट्रपति की, जिससे हम बोलते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति का छोटा रूप राज्यों में कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो हमने ये भी देखा कि ऐसी बहुत सी पावर्स हैं जो राष्ट्रपति और राज्यपाल, गवर्नर और प्रेसिडेंट में कैसी हैं? सिमिलर है। तो आपको क्या लगता है कि जो ऑर्डिनेंस की पावर है ये केवल प्रेसिडेंट के पास है या गवर्नर के पास भी है? जैसे हमने देखा था कि क्षमादान की शक्ति, क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास भी थी और राज्यपाल, पर हाँ कुछ ऐसी स्पेशल पावर्स थी जैसे कि मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति, वो राज्यपाल के पास नहीं थी, वो केवल किसके पास थी? राष्ट्रपति के पास। तो आपको क्या लगता है या आपको पता है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के पास है या नहीं? बताइए। कितने लोग कह रहे हैं? तो इतने लोग सही है, क्योंकि राज्यपाल के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। थोड़ा सा आप लॉजिक लगा के देखो। अध्यादेश की शक्ति का उपयोग तब किया जाता है जब संसद सत्र में नहीं होता है, मतलब जब संसद की बैठकें नहीं हो रही होती हैं। सेम फॉर्मूला हमारे पास एक संसद या विधानमंडल राज्यों में भी तो है। तो हो सकता है वहां पर इमरजेंसी में कोई कानून पारित करना और वो भी सत्र में ना बैठा हो, तो ऐसे में अध्यादेश जारी कौन करेगा? राज्यपाल जारी करेगा। तो इसका मतलब राज्यपाल के पास भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अच्छा, ये अध्यादेश, ऑर्डिनेंस, ये एक्चुअल में होता क्या है? तो सरल भाषा में बोला जाए कि जब देश में किसी कानून को बहुत ही ज्यादा जरूरी हो पारित करना, उसकी अनिवार्यता हो या उस समय की मांग हो इस कानून को पारित करना, या मांग हो उस समय की मांग हो कानून को बदलना या उसमें किसी प्रकार का अमेंडमेंट करना, अध्यादेश के द्वारा केवल कानूनों को पारित नहीं किया जाता, कानूनों में परिवर्तन भी किए जाते हैं, है ना? तो इन चीजों का उपयोग अगर तत्काल प्रभाव से करना है, अब कानून बनाने की हमारे यहाँ एक ही संस्था है, विधायिका। और विधायिका सत्र में बैठती है। साल में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। तो विधायिका बैठती है सत्र में, सत्र में बैठ के वो कानून पे चर्चा करते हैं और उसको फिर पारित करते हैं, वो फिर देश के लिए कानून बनता है। परंतु सत्र नहीं चल रहा है और कानून पारित करना अनिवार्य, तो ऐसी स्थिति में एक ही व्यक्ति जिसके पास ये पावर है, कौन? राष्ट्रपति। तो मेरा सवाल यह है कि राष्ट्रपति के पास यदि ये पावर है तो क्या राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने के लिए अपनी मर्जी से कार्य कर सकते हैं या स्वविवेक से कार्य कर सकते हैं या नहीं? सोचकर जवाब देना। क्या अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सिफारिश अनिवार्य है या नहीं? अनिवार्य है। चलो ठीक है, इसका जवाब आगे देखेंगे हम, सही क्या है गलत क्या है। तो शुरू करें। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक चीज यहीं क्लियर कर देते हैं आपको हम, कि राष्ट्रपति की जो ऑर्डिनेंस पावर है आर्टिकल नंबर 1 2 3 में है। 1 2 3। और यहीं अगर मैं बात करूं गवर्नर की, कि गवर्नर की जो अध्यादेश जारी करने की पावर है, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति है, आपको सिर्फ इसको घुमा देना है 213। 1 2 3 को घुमा दिया आपने, क्या? 2 1 3, 213, आर्टिकल नंबर 213। तो ये मुश्किल है क्या? 123 और 213। तो ये है आपके ऑर्डिनेंस। अब समझते हैं ऑर्डिनेंस पावर होती क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में से, अच्छा, ये पावर का उपयोग कब होता है? जब दोनों ही सदन सत्र में नहीं है और मेनली लोकसभा सत्र में नहीं है। अच्छा देखो, अगर राज्यसभा सत्र में है, ठीक है, तो भी आप कानून पास नहीं कर सकते, क्योंकि कानून बनेगा कब? जब वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से ही पास हो जाएगा, तभी वो कानून बन सकता है। परंतु अगर लोकसभा ही अभी सत्र में नहीं है तो ऐसी स्थिति में आप अध्यादेश की शक्ति का उपयोग कर सकते हो। राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक के सत्र में नहीं होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 123। राष्ट्रपति की यह शक्ति कुछ सीमाओं के अधीन है। कुछ सीमाएं लग गई राष्ट्रपति, अब सीमाएं देख लेते हैं।
अध्यादेश बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को तभी उपलब्ध होती है जब संसद का कोई भी सदन सत्र में ना हो या जब दोनों सदन सत्र में ना हो। इसका मतलब कि यदि सदन सत्र में है तो अध्यादेश पावर का उपयोग नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि संसद बैठा हुआ है सत्र में, उनको वो कानून में बहुमत ही नहीं मिल रहा है, कानून तो उन्होंने बोला अब रुक जाओ बेटा, अब हम अध्यादेश पारित कर लेते, तुम मत दो हमें बहुमत। तो ऐसा नहीं होता अगर संसद सत्र में है। क्यों? आप सोच कर देखो, ये देश लोकतंत्र पे चलता है। लोकतंत्र में विधायिका कानून बनाती है, विधायिका अर्थात संसद कानून बनाती है, जिस और वो बहुमत से बनता है। अगर कानून बनाने की शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित कर दी गई और वो बिना किसी बहुमत के उस कानून को बनाने लगा तो लोकतंत्र का जो स्तंभ है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा, है ना। तो इसीलिए इस पावर को गैर संवैधानिक तो नहीं माना गया है, पर पूर्ण रूप से संवैधानिक भी नहीं बोला गया है। संविधान में इसका जिक्र है, परंतु केवल इमरजेंसी के समय में या बहुत ज्यादा अनिवार्यता हो उस समय में। ऐसा नहीं कि सरकार का कोई कानून पास नहीं हो तो बार बार वो क्या कर रही है, पर सरकार ऐसा करती है और सरकार ने ऐसा किया है। इसी वजह से समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आकर हस्तक्षेप किया है और उस चीज को बार बार बताया है कि इस पावर का गलत उपयोग आप ना करें। वो भी हम आगे देखेंगे। आर्टिकल 123 का सब क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति तभी अध्यादेश जारी कर सकता है जब वह संतुष्ट हो कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जिसके कारण उसके लिए तत्काल कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है। मतलब वो कानून बनाना तत्काल प्रभाव से अनिवार्य है, तभी हम किस पावर का उपयोग करेंगे, अध्यादेश पावर का। अधिनियमित अध्यादेश को भारतीय संविधान में निहित किसी भी मौलिक अधिकार को कम या कम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब आप ऑर्डिनेंस पारित कर कर किसी भी मौलिक अधिकार का हनन नहीं कर सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिए, है ना। हमने मौलिक अधिकार जब पढ़े थे हमने देखा था कि समय समय पर मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किए जा रहे थे। फिर एक चीज अस्तित्व में आती है, क्या? मूल संरचना की परिवर्तन कीजिए, अमेंडमेंट भी कीजिए, पर आप संविधान या मूल अधिकार की मूल संरचना में परिवर्तन नहीं करेंगे। तो अध्यादेश किन सीमाओं पर बंधा है? पहला, जब सदन सत्र में ना हो। दूसरा, परिस्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर हो। और तीसरा, आप मूल अधिकारों पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है। आर्टिकल 123(2) सब ए के अनुसार संसद के अवकाश के दौरान पेश किए गए प्रत्येक अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों के फिर से संवेद होने पर उसके समक्ष रखा जाना चाहिए। देखो ये क्या कह रहा है, पहले आप समझना। मान लीजिए संसद अभी संसद सत्र में नहीं है। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना, अध्यादेश की शक्ति का उपयोग एक्चुअल में कब किया जाता है और इसका टर्म 6 माह या 6 वीक क्यों बोला गया। संसद सत्र में नहीं है। और आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते होंगे कि संसद के 2 सत्रों के मध्य, एक साल में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र हो सकते हैं। संसद के 2 सत्रों के मध्य कितने से अधिक समय? 6 माह। 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। संसद के 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। अब यही है जो आपकी भूमिका बनाएगा। क्यों? हमने देखा ये बोलते हैं कि अध्यादेश 6 माह से अधिक के लिए नहीं रह सकता। वो इसलिए कि मानिए अभी संसद का सत्र समाप्त हुआ ही था कि राष्ट्रपति ने अध्यादेश क्या कर दिया, जारी कर दिया। अब संसद का सत्र 2 महीने 3 महीने बाद जब भी राष्ट्रपति बुलाते हैं सत्र को, पता है ना, हमने पावर्स में देखा था। अब मैक्सिमम टाइम कितना होना चाहिए? 6 माह तक सत्र नहीं भी बैठेगा तो चलेगा, पर 6 माह के पहले सत्र को बैठना पड़ेगा, 6 माह से अधिक समय नहीं। तो वो जो 6 माह है वो मैक्सिमम पीरियड है ना, कि चलो संसद 6 माह तक नहीं बैठेगा तब तक ये अध्यादेश पावर में रह सकता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ये नियम है कि संसद का सत्र 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आज एक सत्र बैठा है जनवरी में तो दूसरा सत्र अगस्त में नहीं बैठ सकता, उसको जुलाई में बैठना पड़ेगा। 6 माह से अधिक समय नहीं होना चाहिए। अब जनवरी में सत्र खत्म हो गया परंतु ऑर्डिनेंस ला दिया गया, तो ऑर्डिनेंस के पास समय है जुलाई तक अस्तित्व में बने रहने का। क्यों? क्योंकि संसद सत्र में नहीं बैठा है। इसीलिए अगर संसद मार्च या मई में बैठ गया सत्र में, तब अब उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी 6 हफ्तों की। समझ में आया? संसद सत्र में नहीं है तो अध्यादेश कब तक अस्तित्व में रह सकता है? केवल 6 माह तक। ये संसद के सत्र में ना रहने पर, अब मान के चलते हैं संसद सत्र में आ गया, संसद
सत्र में अब बैठक हो चुकी है, संसद सत्र की बैठक हो चुकी है। तो अब क्या होता है, अब ऐसा नहीं होता है कि ऑर्डिनेंस आया था तो ऑर्डिनेंस को आपने संसद में बोला कि हाँ ऑर्डिनेंस पे चर्चा करना है। चर्चा ऑर्डिनेंस पे तब होगी जब सत्तारूढ़ दल उस ऑर्डिनेंस को एक प्रस्ताव के रूप में कहाँ पेश करेगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ होता क्या है एक्चुअल में। 6 हफ्ते के भीतर आपको इसको क्या करवाना है, अगर संसद की सत्र में बैठी तो ये प्रस्ताव के रूप में प्रस्ताव के रूप में पेश किया जाता है संसद के समक्ष। और जब ये प्रस्ताव किया जाता है या पेश किया जाता है तो इसको 6 हफ्ते के भीतर, अच्छा 6 हफ्ते इसलिए बोला गया है, ये कहते हैं कि संसद सत्र में बैठा है आप चर्चाएं कीजिए, पर 6 हफ्ते के भीतर इस प्रस्ताव को पेश करिए किसके सामने, फिर उस पर वोटिंग होगी। अगर वोटिंग में उसको बहुमत मिला तो वो कानून बन गया, और नहीं मिला तो ये खत्म, समाप्त। इस प्रकार से क्या हो जाता है, पहला तरीका ये भी, और दूसरा तरीका राष्ट्रपति खुद चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसको समाप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक फंडा आता है जो गवर्नमेंट यूज करती है, मोस्टली गवर्नमेंट्स ने यूज किया है। होता क्या है, ये जो प्रस्ताव है जो आपको संसद में पेश करना है, इसको पेश ही नहीं किया जाता है। क्यों, देखो उन्हें पता है कि हमें बहुमत नहीं मिलने वाला। अगर कोई ऐसा कानून है जो हमने बना तो दिया अध्यादेश के द्वारा परंतु हमें बहुमत नहीं मिलने वाला, और बहुमत ना मिलना तो संसद में हमारी क्या होगी, हार होगी। हार कैसी होगी कि हमने जो अध्यादेश के द्वारा कानून बनाया संसद में वो पास नहीं हो पाया, ये कहीं ना कहीं सरकार की हार है, बेइज्जती है, उसकी इंसल्ट है। तो सरकार क्या करती है, हम इस कानून को आगे भी लेके जाना है और हमें इसको पेश भी नहीं करना है, तो क्या किया जाए, ऐसी स्थिति में संसद के सत्र को समाप्त होने दिया जाता है। 1 हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ता गुजर गया, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 5 हफ्ता, ये जो प्रस्ताव है इसको संसद में पेश ही नहीं किया गया। और जब तक ये पेश नहीं किया जाएगा अध्यादेश पे वोटिंग नहीं हो सकती, ऑर्डिनेंस पे बातचीत हो ही नहीं सकती। और जैसे ही 6 हफ्ते का टाइम निकला वो ऑर्डिनेंस स्वतः ही क्या हो जाता है, समाप्त हो गया, स्वतः ही क्या हो गया। और जैसे ही वो समाप्त हुआ वो कानून समाप्त रद्द हो जाता है। परंतु जैसे ही संसद का सत्र समाप्त होता है मंत्रिपरिषद फिर से राष्ट्रपति के द्वारा उस अध्यादेश को क्या कर देता है, ला देता है, क्योंकि संसद का सत्र समाप्त हो गया है। अब उन्होंने उस कानून को फिर से अध्यादेश के द्वारा क्या कर दिया, पारित कर दिया। और ऐसी स्थिति में अब संसद का सत्र अब पता नहीं कब बैठेगा, हो सकता है 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तब तक लिए क्या बन गया, कानून बन गया। अब इन्होंने क्या किया, अब देखना इस चीज को समझना। अब ये अध्यादेश आया राष्ट्रपति के द्वारा, संसद सत्र में बैठा, संसद का सत्र आरंभ हुआ। अब हमें इसे पेश करना था परंतु पेश नहीं किया गया, तो ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये भी समाप्त हुआ और संसद का सत्र भी समाप्त हो गया। जो कानून अब तक चला आ रहा था वो कितना भी महा हो सकता है, वो समाप्त हो गया। अब क्या हुआ, जैसे ही संसद का सत्र समाप्त हुआ फिर से क्या ला दिया गया, अध्यादेश ला दिया गया। अब हमें ये नहीं पता कि अगला सत्र कब बैठेगा। मान लो अगला सत्र बैठ गया, ठीक है, अब देखना ये इसी लूप लाइन को बार बार यूज करते हैं। फिर से अगला सत्र बैठा, कितने समय के भीतर पेश करना है, 6 हफ्ते के भीतर इसको क्या करना है, पेश कर। उन्होंने फिर से पेश नहीं किया, फिर कोई बातचीत नहीं हुई, वो बिल क्या, आपका जो प्रस्ताव है या फिर अध्यादेश है वो क्या हो गया, फिर समाप्त हो गया। फिर संसद का सत्र भी समाप्त हो गया, उन्होंने फिर से क्या ला दिया। इसका मतलब कि उस कानून को आप संसद में नहीं ला रहे हो, उस कानून को आप बहुमत के द्वारा पारित नहीं कर रहे हो, परंतु उस कानून को आप बार बार आगे लागू करते जा रहे हो असीमित समय के लिए। और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के में नहीं चलता, ये लोकतंत्र के लिए एक गलत स्वभाव माना जाता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना हस्तक्षेप इस पे देना शुरू किया। वही चीज है, सरकार क्या चाहती है, हम जो चाह रहे हैं वो होना चाहिए, और पर बहुमत नहीं मिलेगा तो क्या मिल गया उनको, अध्यादेश नाम की पावर मिल गई, आर्टिकल नंबर 123 की। अच्छा, इसका हम दुरुपयोग कर सकते हैं, अब हम करके दिखाएंगे आपको इसका दुरुपयोग। और इसी प्रकार से उसका दुरुपयोग, ये बार बार साइकिल क्या हो रही थी, ये बार बार साइकिल रिपीट हो रही थी, ये यहां तक जाता था वापस फिर यहीं पहुंच जाता था, ये बार बार अध्यादेश को आगे बढ़ाते जा रहे थे। तो आप देख रहे हैं अध्यादेश जिसका टर्म 6 माह बोला गया था और 6 वीक के अंदर पारित करना था, वो कब 1 साल, वो कब 2 साल, वो 3 साल, मतलब कानून के तौर पर चला जा रहा है। ये चीज समझ में आई, 6 माह और 6 हफ्ते का डिफरेंस समझ में आया कि हम क्यों बोलते हैं या तो 6 माह या तो 6 हफ्ते। क्लियर है अच्छे से। अब देखते हैं आगे, अनुच्छेद 123 टू बी के तहत राष्ट्रपति किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। तो एक चीज तो है कि जिस प्रकार से इमरजेंसी पावर्स को राष्ट्रपति कभी भी अपने पास वापस ले सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, उसी प्रकार से इसे भी रद्द कर सकते हैं। अब देखिए, या तो अध्यादेश को पेश करने या वापस लेने के लिए राष्ट्रपति केवल प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य कर सकता है। इस प्रकार राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति विवेकाधीन
नहीं है। आपने अध्यादेश लाया प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से पूछकर, और यहां पर हमने बोला कि राष्ट्रपति अध्यादेश को स्वविवेक से वापस ले सकता है, परंतु वो स्वविवेक नहीं है। उसे वापस लेने के लिए भी किससे परामर्श करना है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो एक चीज याद रखना, आप मंत्रिमंडल हैं, आप में से ही कोई प्रधानमंत्री और मैं राष्ट्रपति हूं, तो आपसे पूछे बिना मैं अध्यादेश नहीं ला सकता, आपसे पूछे बिना मैं अध्यादेश को खारिज भी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति संसद की विधायी शक्ति के साथ दो तरह से व्यापक है। देखना कैसे। राष्ट्रपति केवल उन्हीं विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकता है जिस पर संसद कानून बना सकती है। कोई ऐसा विषय नहीं जो संसद में ही कानून नहीं बन सकता। समझ में आया? यानी आप किसी भी गलत पावर, अपनी इस पावर का उपयोग करके कोई भी ऐसा गलत कानून नहीं बना सकते जो संसद उसको कल को कानून बना ना सके। देखो कुछ भी हो सकता है हमारे देश में, एक चीज याद रखना, हमारे देश में कुछ ऐसे भी नेता हैं, आपने तो देखा है ना, जैसे बिहार में बार बार राजनीति पलट रही है। ये नेता नहीं है, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये नेता नहीं है, ये केवल उस कुर्सी के पुजारी हैं। उपासक बोलना चाहिए, उपासक भी नहीं बोलना चाहिए। वो कुर्सी के प्रति उनका जो मोह प्रेम है ना, उसके लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और जब ऐसे लोगों को बड़ी पावर मिलती है, या फिर जब ऐसे लोग केंद्र में पहुंचते हैं, तो वो ये नहीं सोचते कि क्या हमारा न्यायोचित है और क्या न्याय के अनुसार है। उन्हें बस ये देखते हैं कि हम किस पावर का उपयोग कर सकते हैं जब हमें बहुमत प्राप्त नहीं है, या हम किस पावर का उपयोग करते हैं कुछ किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष को प्रसन्न करने के लिए। तो ये गलत उपयोग होता है जब गलत व्यक्ति गलत जगह पर बैठता है, तो इस पावर का भी गलत उपयोग होता है। ये पावर बहुत अच्छी है अगर देखा जाए कि अगर देश में कोई स्थिति उत्पन्न होती, सत्र नहीं बैठ रहा, तो राष्ट्रपति उसे कानून बना देंगे। परंतु इसी पावर को आप सोच के देखो, इसका कितना दुरुपयोग किया जा सकता है कि ऐसा कानून जिसे बहुमत ही नहीं मिल रहा है, उसे बार बार क्या कर देते हैं आप, पारित कर देते हैं अध्यादेश के द्वारा। ठीक है। इसी तरह एक अध्यादेश संसदीय अधिनियम के समान सीमाओं के अधीन होना चाहिए। मतलब ये जो संसद की सीमाएं हैं कानून बनाने की, उसके भीतर होना चाहिए। ये सिर्फ नियम है कि आप जो अध्यादेश पारित कर रहे हो वो संसदीय कानून के भीतर होना चाहिए, और दूसरा वो कानून इस प्रकार का होना चाहिए कि संसद कल को उसमें कानून बना सके। ऊट पटांग कुछ भी कानून नहीं बनाएंगे आप। संसदीय कानूनों के विपरीत राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश के रूप में प्रख्यापित कानून कैसा होता है? अस्थायी, क्योंकि इसकी समय सीमा ही कितनी है, या तो 6 माह या तो। पर जब संसद कानून बनाती है तो वो अस्थायी होता है क्या? संसद का कानून तो स्थायी होता है, क्योंकि वो बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है। क्लियर है ये चीज? आगे देखते हैं। अधिनियम किस प्रकार से करा जाता है? अध्यादेश लागू करने की प्रक्रिया में अध्यादेश लाने का निर्णय सरकार का होता है, क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। ये चीज हमें पता है। यदि राष्ट्रपति आवश्यक समझे तो वह मंत्रिमंडल की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए, अब यहां एक चीज याद करो, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकते हैं, परंतु यदि मंत्रिमंडल ने उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना करते उसे फिर से वापस राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो क्या होगा? अब वो क्या हो जाता है? बाध्यकारी हो जाता है। हालांकि यदि इसे वापस भेजा जाता है पुनर्विचार के साथ या बिना, तो राष्ट्रपति को इसे प्रख्यापित करना कैसा है? अनिवार्य है कि अब आप उसको वापस नहीं भेजोगे। अब मंत्रिपरिषद ने बोल दिया तो आप उसे पारित करोगे। आपने मुझे बोला मैं राष्ट्रपति, आप कौन? मंत्रिपरिषद। आपने मुझे बोला कि इस विषय पर अध्यादेश पारित करना है, आपने उस कानून को मेरे पास भेजा, मैंने उसे पढ़ा, मुझे लगा कि इसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए या इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, मैंने इसे फिर से किसके पास भेजा? आपने बोला हमें कोई पुनर्विचार नहीं करना, आपकी चॉइस है, आप चाहो तो कर सकते हो या तो नहीं कर सकते हो। कर दिया तो बहुत अच्छी बात, और नहीं किया तो आपने उसे बिना किसी बदलाव के किसके पास वापस भेजा? मेरे पास, राष्ट्रपति के पास वापस भेजा। और अब इसको मानने के लिए मैं क्या हूं? बाध्यकारी हूं। अब मुझे इसे पारित करना होगा। हटाया कैसे जाता है? राष्ट्रपति किसी अध्यादेश को वापस ले सकता है और संसद के दोनों सदन इसे अस्वीकार करने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, जिससे संभावित रूप से इसकी समाप्ति हो जाती है। या तो राष्ट्रपति हटा देंगे मंत्रिपरिषद की सलाह पर, या तो 6 वीक के अंदर ये क्या नहीं हो पाएगा, तो वैसे ही खत्म हो जाएगा ये। हालांकि यदि कोई अध्यादेश ऐसा कानून बनाता है जो संसद की क्षमता के दायरे से बाहर है, तो वो तो स्वतः ही क्या हो जाएगा? अभी हमने यहाँ पे देखा कि अध्यादेश बनाने की शक्ति कुछ रुकी, संसदीय नियमों के अंदर क्या होनी चाहिए? बंधी होनी चाहिए, और ऐसी होनी चाहिए जिस पर संसद क्या बना सके। तो वही चीज यहां बोली कि यदि वो संसद की क्षमता के दायरे से क्या है, तो वो अध्यादेश क्या घोषित कर दिया जाएगा? उसको कानून बनने नहीं दिया जाएगा। ये चीजें हैं। इसका मतलब गलत उपयोग नहीं। इसके बाद भी गलत उपयोग किए गए हैं समय समय पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किए हैं। अध्यादेश का पुनर्प्रख्यापन, पुनर्प्रख्यापन मतलब होता है कि पुनः क्या करना?
पुनः लागू करना अध्यादेश को या पुनः जारी करना। अब देखो, जब कोई अध्यादेश समाप्त हो जाता है तो सरकार आवश्यकता पड़ने पर इसे फिर से क्या कर सकती है? जारी करने का विकल्प जो है उसके पास शक्ति, बिल्कुल कर सकती है वो। 2017 में एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि विधायी विचार के बिना बार बार पुनः घोषणा करना क्या होगा? क्योंकि आप किसी भी कानून को बिना संसद में पारित कराए बार बार क्या कर रहे हो? वो कानून सही भी हो सकता है, वो कानून, तो वही बोला गया कि बिना विधायी विचार, विधायी विचार मतलब हमारी विधायिका का उस पर एक बहुमत होना या विचार होना बहुत आवश्यक है। बार बार पुनः घोषणा करना असंवैधानिक होगा। और विधायिका की भूमिका का क्या होगा? ये भाई एक बात बताओ, जब 123 का उपयोग करके आप बार बार ला ही रहे हो तो हमारा विधायिका का क्या काम फिर? यही खेल लो आप, अध्यादेश अध्यादेश। रोज एक काम करो, हर दिन नया कानून ले आना, संसद सत्र में बैठेगा, 6 हफ्ते के भीतर वो जैसे ही जाएगा, सत्र समाप्त होगा, फिर से उसको क्या कर दोगे आप? तो हम क्यों बैठे? तो विधायिका क्यों बैठी? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक, अध्यादेश को असंवैधानिक नहीं बोला है, ध्यान से समझना। उन्होंने अध्यादेश का बार बार उपयोग करना एक ही कानून पर क्या बोला है? असंवैधानिक, और इसे विधायिका की भूमिका के विरुद्ध या उसका उल्लंघन बोला है। अध्यादेश पारित करना गलत नहीं है, ये तो इमरजेंसी में हमारी मदद करता है, हमारे देश के लिए पॉजिटिव है। परंतु उस अध्यादेश को बहुमत ना मिलने पर बार बार उसको क्या करना? पारित करना, वो हमारे देश के लिए क्या है? अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति को एक आपातकालीन उपाय के रूप में माना जाना चाहिए, ना कि विधायिका को दरकिनार करने के साधन के रूप में, है ना? सरकार के पास बहुमत नहीं तो अध्यादेश का उपयोग कर सकती है वो, पर वही बोला है कि इसको विधायिका को दरकिनार करने के रूप में आप यूज नहीं करोगे, इसको केवल किस में यूज करना है? आपातकालीन उपाय के रूप में आपको पारित करना है। क्लियर है? गर्दन मत तोड़ देना, आराम से मोड़ो। बिल्कुल, तुमने तो घुमा दी पूरी गर्दन। इतना खतरनाक है क्या पॉलिटी? है, गर्दन तोड़ रहा है बैठे बैठे। कितनी बार जारी किया जा सकता है अध्यादेश? कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। हमने समय समय पर देखा है कि हमें ऐसा लगता था कि अध्यादेश को 3 बार ही किया जा सकता है, परंतु फिर सरकार आई और उसने 4 बार भी कर दिया। देखो, इस केवल एग्जाम्पल्स हैं, बहुत ज्यादा इनको नोट्स में इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, केवल समझने के लिए कितनी बार जारी किया जा सकता है। जैसे कोयला खदान केस में से कितनी बार किया गया? 2 बार। भूमि अधिग्रहण मामले में से कितनी बार किया गया? 3 बार। शत्रु संपत्ति अध्यादेश में इसको, और ये पहली बार ऐसा था जब देखा गया कि इसको कितनी बार पारित किया गया? हमारे संवैधानिक इतिहास में शायद यह पहली बार था कि केंद्र में चौथी बार कोई अध्यादेश दोबारा जारी। आप एक बात बताओ, अगर कोई कानून अच्छा है या बेहतर है तो संसद में तो पारित हो ही जाएगा, बहुमत उसे मिल ही जाएगा, लोकसभा राज्यसभा से। कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी कानून में, तभी तो आप अध्यादेश शक्ति का उपयोग बार बार कर रहे हो, एक से अधिक बार कर रहे हो। सही बात है? यदि कुछ गलत बात है तभी आप उसको बार बार संसद में पेश ही नहीं कर रहे हो, या संसद में पेश कर रहे हो तो उसको बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप किस शक्ति का उपयोग बार बार कर रहे हो? तो आप यही चीज देखी गई कि बार बार इस शक्ति का दुरुपयोग भी किया गया है। इसके बाद ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर, मतलब आपके राज्य के आर्टिकल नंबर 213, 214 क्या है बताओ? 214 लिख दिया था ना मैंने, 214 क्या है? अच्छा, 124 क्या है? 124 और 214 भाई भाई हैं, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। चलो हम अभी फिलहाल हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200, राष्ट्रपति को कौन दे रहा था ये पावर? राज्यपाल कब उपयोग कर सकते हैं अध्यादेश की पावर का? बताओ। अरे कब उपयोग कर सकते हैं? जब विधानसभा कहाँ ना हो। अब मुझे एक बात बताओ, जिन राज्यों में विधान परिषद भी है तो क्या होगा? तो वही फॉर्मूला चलेगा जो लोकसभा और, देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 राज्य के राज्यपाल को उस स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है जब राज्य विधानसभा का सत्र, अच्छा हमने यहाँ राज्य विधानसभा बोल दिया, परंतु 6 राज्य ऐसे हैं जिनके लिए हम शब्द बोलेंगे राज्य विधान मंडल। क्यों बोलेंगे बताओ जरा? क्योंकि वहां पर विधान परिषद भी है, और वो राज्य है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है? अच्छा, इसको याद करने की ट्रिक बहुत अच्छी, देखो 2 ग्रुप ये बनाओ, बिहार और उत्तर प्रदेश चिपके हुए हैं, साथ साथ हैं। 2 ये बनाओ, कर्नाटक और महाराष्ट्र साथ साथ हैं, ऊपर नीचे हैं। और 2 ये बनाइए आप, आंध्र प्रदेश और
तेलंगाना। तो ये है 6 राज्य। इन 6 राज्यों में जब ऑर्डिनेंस की बात को लाया जाएगा तो राज्य विधान परिषद से भी उसको पारित होना क्या है, अनिवार्य, जिसमें द्विसदनीय विधायिका है। राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद दोनों में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। जब दोनों में से कोई भी सदन सत्र में नहीं है या जब दोनों ही सदन सत्र में नहीं है तब आप इस शक्ति का उपयोग कर सकते हो। देखो यहां तो सिंपल है, जैसे मध्य प्रदेश में ऑर्डिनेंस कब लाया जा सकता है कि जब विधानसभा सत्र में, परंतु इन 6 में या तो दोनों सत्र में नहीं है या दोनों में से कोई एक सत्र में नहीं है तो अध्यादेश की पावर का उपयोग किया। तो गवर्नर की पावर सेम है, जो केंद्र में है वो यहां पर राज्य में है। देखते हैं आगे। राष्ट्रपति के निर्देश के बिना राज्यपाल निम्नलिखित मामलों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति अनिवार्य होती है। कुछ है ऐसे राज्य के मामले जिस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति चाहिए, तो ऐसे मामलों पर अध्यादेश जारी कौन नहीं कर सकता, राज्यपाल। यदि राज्यपाल के लिए राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई निश्चित विधेयक आरक्षित है, मतलब रिजर्व्ड रखा गया है, यदि कोई ऐसा विधेयक है जो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए क्या रखा गया है, मान के चलो कोई विधेयक है, ठीक है, जिसपे कानून बनना है, परंतु उसमें अंतिम स्वीकृति किसकी चाहिए, तो ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अभी बिजी चल रहे हैं, ये संसद सत्र में नहीं चल रहा, तो आपने उसको कानून के रूप में पारित कर दिया राज्यपाल होकर, तो नहीं कर सकते। आपको परमिशन किसकी चाहिए, एक बार अनुमति राष्ट्रपति की। यदि विधेयक में ऐसे प्रावधान है जिन्हें राज्य विधानमंडल में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है, या तो उस विधेयक में, या तो पूरा विधेयक ही राष्ट्रपति की स्वीकृति पर रिजर्व रखा गया है, या तो उस विधेयक के भीतर कोई ऐसा पॉइंट है जिस पर किसकी स्वीकृति चाहिए, जो राष्ट्रपति की स्वीकृति से संबंधित है या अनिवार्य, तब भी आप उस पर ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते। तो सरल भाषा में हम समझें कि ऐसा कानून राज्य के परिप्रेक्ष्य में जिसमें राष्ट्रपति की अनुमति अनिवार्य होती है, उस पर ऑर्डिनेंस लाया नहीं जा सकता। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। क्लियर है, समझ में आई ये चीज। इसके बाद अब लैंडमार्क, अच्छा यहां से राज्यपाल हटाते हैं ना, अब यहां सबकी बात हो रही है। संबंधित लैंडमार्क निर्णय, ऐसे निर्णय जिन्होंने समय समय पर इसमें कुछ सुधार करने का प्रयास किया। अब आपसे, अब जैसे ये 3 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, तो एग्जाम में कई बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जैसे कि आरसी कूपर, कपूर नहीं लिखा है, क्या लिखा है, तो ना मैंने गलत लाया है ना ही गलत लिखा है, क्या है ये, आरसी कूपर। आरसी कूपर बनाम भारत संघ। तो सवाल पूछ लिया जाता है कि आरसी कूपर नामक भारत संघवाद किससे संबंधित है, मूल अधिकार से संबंधित है, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, या राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। तो इस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। क्लियर है, अब हम देखते हैं इसमें क्या हुआ। आरसी कूपर बनाम भारत संघ मामले में, इस मामले में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि कोई अध्यादेश कुछ ऐसी परिस्थितियों में पारित हो जाता है जिसमें तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी, हमने देखा अध्यादेश पावर उपयोग कब करना है आपको, जब इमरजेंसी हो, जब अनिवार्यता हो, परंतु ऐसे में पारित किया गया है जब तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी, तो ऐसे पर अदालत में सवाल, इसका मतलब इसे न्यायिक चुनौती दी जा सकती है, और न्यायालय में ये क्या है, क्या है, न्यायिक समीक्षा इस पर की जाएगी, यानी न्यायालय पर वाद योग्य है। पर बात हो रही थी 1970 की, अब फिर से कुछ चीजें बदलेंगी। अब आता है एक अमेंडमेंट 38, इससे आप फ्रेंडली हो जाओ, ये बहुत छेड़छाड़ कर रहा है। जब हम अमेंडमेंट पढ़ रहे थे तब भी इसने छेड़छाड़ की थी, इमरजेंसी के समय भी छेड़छाड़ की थी 38 ने। इस 38 ने क्या किया कि बेटा न्यायिक समीक्षा के एक ही यहाँ पावर चलेगी, केंद्र सरकार, कोई न्यायालय अलग नहीं, ठीक है। अध्यादेश पारित करेंगे, हमारी मर्जी जिस मुद्दे पर करेंगे, अनिवार्य होगा नहीं होगा हम करेंगे, न्यायालय पर इसकी समीक्षा। फिर कौन आते हैं, कौन, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई बोलते हैं आप मुझे वोट दो, मैं आपको 44वां संविधान संशोधन दूंगा, ऐसा बोला उन्होंने, ठीक है। एक्चुअल में ये नहीं बोला था, पर समझ लो कि उनकी अंतरात्मा यही कह रही थी कि मैं सब सुधार के रख दूंगा। तो वो आते हैं पावर में और फिर वो आके करते हैं, और वो कहते हैं कि पुनर्न्यायिक समीक्षा को हम क्या करते हैं, लागू करते हैं, कि यदि अध्यादेश पावर गलत तरीके से उपयोग की गई तो उस पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, और हमारा न्यायालय उसको रद्द भी कर सकता है या शून्य घोषित कर सकता है। ये था आरसी कूपर मामला। तो सबसे पहला मामला हमको देखने मिलता है अध्यादेश में कि आरसी कूपर में न्यायालय ने क्या बोला, क्या बोला, कभी तभी उपयोग करोगे जब तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, वरना नहीं करोगे, ठीक है। दूसरा,
डीसी वाधवा एवं अन्न बनाम बिहार राज्य और अन्न। आप केवल डीसी वाधवा याद रखिए, डीसी वाधवा वाद। इस ऐतिहासिक मामले में यह फैसला सुनाया गया कि अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकारियों की विधायी शक्ति को भ्रष्ट उद्देश्यों के लिए नियोजित नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ अधिकारी की बात हो रही है हमारे राष्ट्रपति से, यहाँ हमारे अधिकारी राष्ट्रपति हैं, और विधायी शक्ति मतलब उनकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और उसे भ्रष्ट उद्देश्यों के लिए मतलब गैर कानूनी या असंवैधानिक कानूनों के लिए उपयोग नहीं करना है ना। आप तो कर दोगे, अब करके दिखाओ, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। अच्छा, न्यायालय हमारे यहाँ बहुत स्वतंत्र है, ये चीज बहुत अच्छी है, ठीक है। कुछ भी आप बोलो कि जजेस ऐसे हैं, जजेस वैसे हैं, परंतु न्यायालय हमारे यहाँ स्वतंत्र है। और न्यायालय हमारे यहाँ, अभी आप देखो, अभी हमारे सीजीआई कौन है बताइए? डीवाई चंद्रचूड़ जी हैं। उनका कितना शानदार स्टेटमेंट आता है कि उन्होंने बोला कि हम आरक्षण में परिवर्तन नहीं कर सकते, परंतु हम केवल केंद्र सरकार को सुझाव दे सकते हैं। और उन्होंने जो मत रखा वो कहीं से गलत नहीं था, और किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति उसको उस मत से ना दो राय नहीं होनी चाहिए या फिर उसके विरोध में नहीं। क्यों? उन्होंने ये बोला कि यदि किसी फैमिली का व्यक्ति जो आरक्षित क्षेत्र से आता है, यानी एसटी एससी, अगर उसके फैमिली में कोई आरक्षण का लाभ ले चुका है, या आईएएस बन चुका है, या आईपीएस बन चुका है, या डीसी बन चुका है, डीएसपी किसी बड़े पद पर बैठ चुका है, इसका मतलब ना वो शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, ना वो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, और ना ही वो, तो आप उसको आरक्षण ना दें। ठीक है। हो क्या रहा है, एक फैमिली ने आरक्षण को क्रैक कर लिया मतलब उसकी महत्वता को समझ गए, कितना पढ़ना है वो समझ गए, और कैसे निकालना है वो समझ गए। वही आईएएस बनते हैं, फिर उनके पुत्र आईएएस बनते हैं, फिर उनके पुत्र आईएएस बनते हैं, तो पीढ़ियां दर पीढ़ियां प्रोग्रेस कर रही हैं, परंतु जिन्हें मिलना चाहिए दूसरी पीढ़ी, दूसरी फैमिली को, उन्हें वो लाभ नहीं मिल पा रहा है, दूसरे व्यक्ति को वो लाभ नहीं। तो उन्होंने साफ बोला कि देखिए, जो एक अच्छे पद पर पहुंच चुके हैं, जो नेतृत्वकर्ता पद पर पहुंच चुके हैं, आप उन्हें आरक्षण से क्या कर दो। केवल सजेशन दिया है केंद्र सरकार को, कानून बनाने का काम किसका है? केंद्र सरकार का, क्योंकि कानून बनाने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। परंतु कोई गलत कानून बनता है तो उस पर न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। फिर आता है तीसरा मामला, कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य। आरसी कूपर, अच्छा कूपर तो आप याद ही रख लोगे, है ना। कूपर, वाधवा और कृष्ण कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य, 2017, हाल ही कुछ समय पहले का मामला है। इस मामले में शीर्ष अदालत ने माना कि अध्यादेश को फिर से जारी करना संविधान के साथ क्या है? धोखाधड़ी है। और यह भी फैसला सुनाया कि अध्यादेश जारी करते समय न्यायिक समीक्षा के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल संतुष्ट होने चाहिए। इसका मतलब राष्ट्रपति ये ना बोले कि न्यायिक समीक्षा के बाहर है। अगर इस पर न्यायिक समीक्षा हुई, जो अध्यादेश आपने लेकर आया है, तो आप दोनों को उस पर संतुष्ट होना पड़ेगा, वाद योग्य होना पड़ेगा। तो ये समय समय पर परिवर्तन हमें देखने मिले हैं। किस अमेंडमेंट ने बोला कि इसे न्यायिक दायरे से बाहर कर दो? किसने फिर से बाहर ले आया? ये था हमारा ऑर्डिनेंस। मुश्किल था क्या? आसान है। केवल पावर को उपयोग कैसे करना है ये समझना था हमें, उसको हटाया कैसे जाता है वो, और किस प्रकार से हम हर चीज में देख रहे हैं, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हो, मूल कर्तव्य हो, या कोई भी पावर हम देख रहे हैं, या इमरजेंसी पावर हो, उसका दुरुपयोग भी हम देख रहे हैं। उसके दुरुपयोग को सुधारा कैसे गया हम वो भी देख रहे हैं, कैसे शक्तियों को एक कानूनी दायरे के बंधन में बांधा गया हमने ये भी देखा। हमने देखा इमरजेंसी पावर्स में जब यूज किया गया आंतरिक मामलों पर अशांति, तो हमने उसको बदल के क्या कर दिया? सशस्त्र विद्रोह। तो हम क्या है, हम हर रोज सुधर रहे हैं, हम हर दिन कुछ नया कर रहे हैं, और हम हर दिन अपने आप को क्या बना रहे हैं? बेहतर। तो जिस प्रकार से 1950 से लेकर 2024 तक संविधान ने स्वयं को बेहतर बनाया, इसी प्रकार से आप भी अपने आप पर अमेंडमेंट करो, अपनी पढ़ाई पर अमेंडमेंट करो, अपने टाइम टेबल पर अमेंडमेंट करो, और उसमें भी क्या करो? और पूर्ण बहुमत के साथ करो कि अब ये अंतिम चॉइस है, हमें ये चीज करनी ही पड़ेगी। ठीक है, वरना मुझे इस पर ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति कौन है? मैं हूं, फिलहाल तो मैं हूं, है ना। और मैं अध्यादेश फिर पारित करके आपको टाइम टेबल दूंगा। क्लियर है? तो ये था आपका राष्ट्रपति का अध्यादेश, आर्टिकल नंबर 123। जय हिंद।